वेद और शास्त्र के मुताबिक दक्षिण समृद्धि की दिशा है। दक्षिण को महालक्ष्मी के प्रवेश की दिशा भी कहा गया है। यहाँ हम आज आपके समक्ष उसी दक्षिण के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका संबंध वेद, पुराण, धर्म अथवा शास्त्र से कतई नहीं है, बल्कि सियासत से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के दक्षिण विधानसभा की, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों का गहन मंथन चल रहा है। तो दावे किसी के भी कमजोर नहीं हैं। वहीं दावेदारों की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों से कई नाम चर्चा में हैं। दावेदारी की लंबी फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। दावेदार अपना जोर लगा रहे हैं तो भाजपा और कांग्रेस की दक्षिण के वारिस की तलाश में दिन रात एक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने अजेय किले को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए रायपुर दक्षिण का मैदान मारने का सुनहरा अवसर है। ऐसे में सियासी पंडितों की रायशुमारी, दिग्गजों की सहमति और कार्यकर्ताओं के समर्थन के साथ ही क्षेत्र की जनता की मनःस्थिति को टटोल कर ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में वारिस की तलाश को लेकर दोनों ही पार्टी का दावा क्या होगा, इस प्रदेश के मतदाताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे, आपके साथ एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आपका स्वागत है। इस बार मुद्दा वारिस की तलाश का है। छत्तीसगढ़ की सियासत में वैसे तो कई मौके आए हैं जब किसी कद्दावर व्यक्तित्व की जगह दूसरे को मौका दिया गया है, लेकिन आज मुद्दा में जो तस्वीर सामने है उसमें जिस दिग्गज की बात हो रही है, जिस कद्दावर व्यक्तित्व की चर्चा होगी, जिस अजेय किले की बात हम करेंगे, वह रायपुर राजधानी का दक्षिण विधानसभा राज्य गठन से लेकर अब तक बृजमोहन अग्रवाल के इस क्षेत्र के विधायक के तौर पर आम जनता का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। क्षेत्र की जनता ने उनके विरोध में खड़े होने वाले किसी भी दावेदार को एक बार भी अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं मौका दिया है। पर दक्षिण विधानसभा से दावेदार बृजमोहन अग्रवाल नहीं होंगे, तब सियासी गलियारों में इस सवाल का उठना स्वाभाविक है कि क्या क्षेत्र की मतदाता का समर्थन भाजपा को मिल पाएगा या फिर इस उपचुनाव में दक्षिण का अजेय किला कांग्रेस की झोली में चला जाएगा। बहरहाल इस वक्त यह सवाल गौण है। मुद्दा है कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल का सियासी वारिस कौन होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का चुनाव परिणाम 4 दिसंबर 2023 को सामने आया था। साल 2018 में करारी शिकस्त मिलने के बाद भाजपा ने 2023 में शानदार वापसी की और सत्तासीन हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा केवल 15 सीटों पर सिमट कर रह गई, दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। रायपुर की 3 विधानसभा सीट पश्चिम, उत्तर और ग्रामीण पर जहां कांग्रेस ने भाजपा से जीत छीन ली, तो दक्षिण के किले को भेदने में नाकाम साबित हुई थी। हालांकि दावे करने में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही, तो दक्षिण के किले को ढहाने हर तरह का प्रयास भी किया गया, लेकिन हर बार कांग्रेस को केवल नाकामी ही हाथ लगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसी किलेबंदी की है जिसे अब तक कोई भेद नहीं पाया है। यही कारण है कि परिसीमन के बाद भी बृजमोहन अग्रवाल को पिछले 3 चुनाव से कोई हरा नहीं पाया। रायपुर दक्षिण सीट से 3 बार और रायपुर टाउन सीट से 4 बार, कुल 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद से उनके अजेय रथ को कोई नहीं रोक पाया है। अश्वमेघ यज्ञ उनका दौड़ते ही जा रहा है। इन चुनाव में कांग्रेस ने हर बार नए प्रत्याशी पर दांव खेला, लेकिन ये सभी बृजमोहन के सामने हार गए। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं वे कौन लोग थे जिन्होंने दांव तो खेला पर जीत नहीं पाए। वर्ष 2003 बृजमोहन अग्रवाल विरुद्ध गजराज पगारिया, विजेता बृजमोहन अग्रवाल। वर्ष 2008 बृजमोहन अग्रवाल विरुद्ध योगेश तिवारी, विजेता बृजमोहन अग्रवाल। वर्ष 2013 बृजमोहन अग्रवाल विरुद्ध किरणमयी नायक, विजेता फिर से बृजमोहन अग्रवाल। वर्ष 2018 बृजमोहन अग्रवाल विरुद्ध कन्हैया अग्रवाल, विजेता एज इट इज बृजमोहन अग्रवाल। वर्ष 2023 बृजमोहन अग्रवाल विरुद्ध महंत राम सुंदर दास और पुनः विजेता बृजमोहन अग्रवाल। साल 1990 में जब बृजमोहन अग्रवाल की उम्र केवल 31 साल थी, वे पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद से वह 1993, 1998, 2003, 2008, 13, 2018 और 2023 में वे लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें छत्तीसगढ़ में राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। रायपुर टाउन से
अलग होकर साल 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले ही रायपुर दक्षिण सीट अस्तित्व में आई। इस चुनाव में रायपुर शहर के 4 बार के विधायक भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस के युवा योगेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। 1,82,360 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में 1,13,465 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब परिणाम आए तो बृजमोहन अग्रवाल को लगभग 65,000 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के योगेश तिवारी को लगभग 40,000 वोट मिले। इस तरह से लगभग 25,000 वोट के अंतर से रायपुर दक्षिण का पहला चुनाव जीतकर बृजमोहन अग्रवाल 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। एक नजर आप इस ग्राफिक्स और डेटा पर भी डाल लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल का विजयी अभियान साल 1990 में रायपुर शहर से पहली बार विधायक चुने गए, साल 1993 में रायपुर शहर से दूसरी बार, साल 1998 में रायपुर शहर से जीत का हैट्रिक, साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, साल 2003 में रायपुर शहर से जीत का चौका लगाए, साल 2008 में विधानसभा चुनाव से रायपुर के 4 सीटों में बंट गया, साल 2008 के चुनाव में रायपुर दक्षिण से जीत का पंच लगाया, साल 2013 में रायपुर दक्षिण से शानदार सिक्सर, साल 2018 में रायपुर दक्षिण से 7वीं बार विधायक, साल 2023 में रायपुर दक्षिण से 8वीं बार चुने गए। साल 2024 में रायपुर लोकसभा से ऐतिहासिक जीत का भी परचम लहराने का रिकॉर्ड बृजमोहन अग्रवाल के नाम से ही है। सवाल उठता है कि आखिरकार दक्षिण के लिए वारिस की तलाश आखिरकार मुद्दा क्यों है? तो स्पष्ट कर दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा से विजित बृजमोहन अग्रवाल को मिशन 2024 के तहत अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतार दिया था। बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण की सियासत के उन वर्णित चेहरों में से हैं जो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं हैं। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 4/2/2024 को चुनाव परिणाम के तौर पर सामने आया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने ऐतिहासिक विजय हासिल की। यह साबित कर दिया कि केवल दक्षिण से बंधे नहीं हैं बृजमोहन अग्रवाल, बल्कि प्रदेश के किसी भी सीट से उनकी दावेदारी का मतलब केवल और केवल जीत ही है। चूंकि बृजमोहन अग्रवाल सांसद चुन लिए गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सांसद के तौर पर बने रहने के लिए कहा है, ऐसे में रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो अब विधायकी की यह सीट खाली हो गई है। भाजपा के लिए 2023 तक अजेय रही इस सीट पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में अब सवाल न केवल सियासी गलियारे बल्कि पूरे प्रदेश के लिए है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल का वारिस कौन होगा। हालांकि अभी तक जवाब के तौर पर किसी का नाम स्थायी तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन दावेदारी की लंबी फेरिस्त चर्चा में जरूर है। चर्चा का मुद्दा यह भी है कि सालों से जिस विधानसभा सीट पर बृजमोहन अग्रवाल अजय रहे हैं, उनका अपना चुनावी प्रबंधन रहा है। ऐसे में क्या विजय श्रृंखला को गतिमान रखने के लिए बृजमोहन अग्रवाल के परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा? उनके किसी नजदीकी समर्थक को इस सीट से चुनावी मैदान में खड़ा किया जाएगा, या किसी शागिर्द को वारिस के तौर पर उतारा जाएगा, या भाजपा किसी अन्य को अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर खड़े कर बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव प्रबंधन के तौर पर जिम्मेदारी देगी? यह मसला देखने और सुनने में जितना आसान है, वास्तव में उतना है नहीं, बल्कि इसकी गहराई इतनी है जिसका था पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ऐसे में हम विशेषज्ञों से जुड़कर समझने का प्रयास करेंगे कि वारिस के लिए दोनों ही राजनीतिक दलें किस स्तर पर सोच सकती हैं, किस समीकरण और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं केवीटी श्रीधर राव, जिनसे हम वारिस की तलाश पर विस्तार से उनकी राय जानेंगे। श्रीधर राव साहब छत्तीसगढ़ राजनीति के दिग्गज और बड़े हस्ताक्षर हैं मीडिया के। इनको राजनीति की बहुत अच्छी समझ और परख भी है, और साथ में रमन सिंह के सरकार में अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं सलाहकार की विशेष भूमिका भी निभा चुके हैं। श्रीधर राव साहब, आपका क्या कहना है, आखिर रायपुर दक्षिण का वारिस कौन होगा? सबसे बड़ी बात, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने आपके चैनल पे कॉल किया। और एक विषय ऐसा है जो काफी चर्चा में है और काफी गहराई से उस पे अमल करने की भी कोशिश की जा रही है दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा। बृजमोहन अपने आप में एक सिग्नेचर है। बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है राजनीतिक क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश में भी उनका अपना कद था, और सीनियरिटी के हिसाब से भी यहाँ काफी वरिष्ठ रहे हैं, और लगातार उन्होंने सफलता का ध्वज फहराया है। जी।
ब्रिजमोहन, सबसे बड़ी बात, ये स्थितियां निर्मित क्यों हुई है? मैं ज्यादा आंकड़ों पे नहीं जाता क्योंकि आंकड़े हर जगह उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। 400 का पार नारा, 400 का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई, 32 कम पे। लेकिन सबसे बड़ा उपहार मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ ने दिया है, 11 में से 10 सीटें। जी उसके बावजूद भी बड़ी उम्मीदें थी यहाँ लोगों को कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को देखा जाएगा, सुना जाएगा, रखा जाएगा उनकी बातों को। लेकिन शुरू से ही, मैं कुछ इतिहास में जाता हूँ, शुरू से ये रहा है कि छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसे राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से तो नहीं, भौगोलिक तौर से भी इसका दोहन किया जाता रहा है। जी छत्तीसगढ़ में बड़े कद्दावर नेता हैं और हुए हैं, लेकिन यहाँ एक परंपरा रही है कि किसी ने अपना वारिस नहीं बनाया नेताओं ने, जी जिसकी वजह से उनके साथ ही उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। जी चाहे आप विद्याचरण की बात कहें, चाहे मोतीलाल वोरा की बात कहे, चाहे रमेश बैस की बात कहे, ये सब लोग केंद्र में पहुंचे, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बड़ी जी भूमिकाओं में रहे हैं। रमेश बैस जी राज्य मंत्री भी रहे हैं, अभी वर्तमान में राज्यपाल है। जी लेकिन कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है कि छत्तीसगढ़ में अपना वारिस नहीं बनाया। वहीं पर यहाँ पर भी आप देखेंगे, पूर्व में भी यही रहा है। जी ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने आप में अपने दम खम से जीतते आए हैं। जी सबसे मुख्य कारण यह है कि उनका अपना व्यक्तित्व, उनका अपना समाज से जुड़ा रहना, उनका अपना जमीन से जुड़ा रहना, जी वो न सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को, विपक्ष के लोगों को भी वे उपकृत करते आए हैं। जी जब जब उनके पास कोई भी याचक गया है, वो खाली हाथ नहीं लौटा है। राव साहब, तो और अपन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आखिर वारिस कौन हो सकता है, समझना चाहूंगा मैं आपके हिसाब से, और जनता भी समझना चाहती है। मैं इसलिए इस पक्ष में जा रहा हूं क्योंकि आज इसके कारण आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हाल ही में चल रही है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो चल रही है, उसके हिसाब से अगर मैं आऊं तो मुद्दा तुरंत ही, आपका मुद्दा के विषय में आऊंगा तो मैं आपको, कुछ लोग हैं जिनका नाम अपन लेके इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उन कारणों के बीच जानने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल किन लोगों को टिकट दिया था, और इससे पहले विधानसभा में किन लोगों को टिकट दिया है, और प्रदेश नहीं, राज्य, देश के किन किन राज्यों में किन लोगों को टिकट दिया। एक बात तो तय है कि जो भी नेता यहाँ पर, जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर उम्मीदवार होगा, वो केंद्र की सहमति पर होगा। जी अभी तक जो भी बातें आई, देखिए, दिखने में दिखता है कि राज्य को निर्णय ले रहा है, लेकिन राज्य का अब जो सेंट्रल लीडरशिप जो काम कर रही है, वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस है स्टेट की पॉलिटिक्स में, स्टेट के स्ट्रक्चर पे। तो ये मान लीजिए जो निर्णय होगा, केंद्र का निर्णय होगा। इसमें राज्य की, यहाँ की ये सब दिखावे की बातें, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ, ये जो संगठन वगैरह की जो बातें, नाम जाता है, लेकिन काम तो से होता है। आखिरकार आप एक सोचिए, मैं इसके पीछे कारण, देखिए, हो सकता है आपके पास नामों को लेके हम इस चर्चा को शायद एक अच्छा रूप दे सकते हैं, लेकिन आप उसकी गहराई पे, छत्तीसगढ़ में कुछ जो कुछ हो रहा है सामान्य तौर से वो दिख रहा है, लेकिन वो सामान्य नहीं। जी एक नई बात मैं आपको कह रहा हूं, उससे आप सहमत है कि नहीं? कई बुद्धिजीवियों से मेरी बात होती है, कई विचारक लोगों से बात होती है। यहाँ की राजनीति, यहाँ सबसे बड़ी बात ये सहज सरल सुलभ प्रदेश बोल बोल के यहाँ के लोगों को सहज सरल बना दिया गया है। यहाँ के लोग एग्रेसिव नहीं, अपने हक को नहीं लेते। अब आप पूर्व मुख्यमंत्री को लीजिए, वो हक, उनका जो हक था वो नहीं कह पाए, उनको जो मिला उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी नहीं, तो ये भाजपा की कहीं ना कहीं भाजपा की परंपरा भी रही है ऐसी, श्रीधर राव साहब। ये परंपरा कई राज्यों में टूटी है जी, कई राज्यों में टूटी है परंपरा। नहीं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, पड़ोसी राज्य है, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। आगे अलग बात है कि उनको बड़ा पद दिया गया, लेकिन जो उस समय की स्थिति जैसी बनी थी, उन्होंने परंपरागत उस चीज को स्वीकार किया। तो वैसे ही क्या आपको लगता है कि रायपुर दक्षिण में वारिस के तौर पे कोई और एकदम नया चेहरा नाम आ सकता है, या भाजपा किसी नए चेहरे को वारिस के तौर पे उतार सकती है, या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की वहां पे चलेगी? देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की चलेगी करके ऐसा बोल के हम उन्हें सम्मान देते हैं, हम स्पष्ट रूप से बात नहीं करते कि ब्रिजमोहन जी की कुछ नहीं चलेगी।
क्योंकि जब बृजमोहन जी की टिकट में जब उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की तो उनकी नहीं चली, उन्हें भेजा गया। उसके पीछे के कारण देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा बनी और नए प्लेयर्स यहाँ आए हैं। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, इसमें भविष्य में आप चर्चा जरूर करिएगा। और मेरे साथ आज के पैनल पे हमारे बुद्धिमान साथी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए। मैं ये बात कह रहा हूँ, आम जनता के जाएगी। साहब, अभी हम लोग कार्यपालिका और शासन प्रशासन पे मुद्दा बाद में अपन मुद्दा उठाएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे बिल्कुल, और आपको उस समय भी जोड़ेंगे। अभी अपन इसी प्रोग्राम में मुद्दा जो हमारा है वो आखिर वारिस कौन, इस पे अपन आते हैं वापस से। और आप अगर आपके जहन में कोई नाम हो जिस नाम पे आप चर्चा कर सकते हैं या बता सकते हैं तो प्लीज उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। देखिए, इसमें जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया है, रायपुर क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया, पर्टिकुलरली इस एरिया में, जैसे आप बात कर सकते हैं संजय श्रीवास्तव जी। संजय श्रीवास्तव ने बहुत मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। मैं ये दक्षिण पश्चिम की बात नहीं कह रहा हूँ, बृजमोहन जी की लाइक्स की भी बात नहीं कह रहा हूँ। बृजमोहन जी की लाइक्स की बात की जाए तो एक नाम संजय श्रीवास्तव हो सकते हैं जी, दूसरा श्रीवास्तव है। और देखा जाए तो यहाँ की युवा पीढ़ी को भी रायपुर से मौका दिया जा सकता है जी, जो संगठन में लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन में पहले अभी चुनाव के समय में काम किए थे, उन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। और आप जब युवा लोगों को नया चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं तो आप युवा विधानसभा में युवा लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पर उनको मौका, क्योंकि संजय श्रीवास्तव एक ऐसे जिनके पास मेरिट्स ज्यादा है। चलिए राव साहब, अपन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुत ही स्पष्ट आपने अपना मत रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से जो नाम निकल के आ रहा है वो मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो श्री संजय श्रीवास्तव जी का नाम निकल के आ रहा है। वो उम्मीदवार हो सकते हैं रायपुर दक्षिण से। अगर भाजपा उन पे दाव खेलती है तो परिणाम क्या होगा ये तो बाद का विषय है, लेकिन वह एक उम्मीदवार हो सकते हैं। और साथ में आपने यह भी कहा कि युवाओं पर भी दाव लगाया जा सकता है, जो संगठन पे निर्भर करता है कि संगठन उस पर किस हिसाब से फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समय करीब आता जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है, यह भी एक सत्य है। एक सीट के हाथ नहीं आने पर सरकार पर किसी भी तरह का कोई आंच आने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल केवल एक सीट को लेकर नहीं है, बल्कि बात उस अजेय सीट की है जिस पर भाजपा को कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। वहीं प्रत्याशी को लेकर भाजपा को कभी भी सोचना भी नहीं पड़ा है। और इस सीट पर अप्रत्याशित परिणाम की भी संभावना नहीं होती थी, लिहाजा भाजपा के लिए इस सीट को जीतना एक बड़ी चुनौती बिल्कुल है। हालांकि यह मौका है जब कांग्रेस मैदान मार सकती है। यह कहा जाता है कि, और ऐसा कहीं ना कहीं माना भी जाता था कि 2018 में प्रमोद दुबे को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा रहा था बृजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ, लेकिन प्रमोद दुबे ने शायद स्वेच्छा से ही मना कर दिया रायपुर दक्षिण से लड़ने के लिए, नहीं तो कांटे की एक टक्कर शायद हो सकती थी। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। तो क्या अब 2024 में जब ऐसा मौका आया है तो क्या प्रमोद दुबे जी कांग्रेस की तरफ से फिर उम्मीदवार बन सकते हैं, या बात का विषय है, चर्चा का विषय है। भाजपा के जीत के सिलसिले को तोड़ सकते हैं क्या, उसके लिए किस तरह की रणनीति अपनानी होगी, दोनों पार्टियां क्या कुछ दांव खेल सकती हैं, इस पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान हैं रथ साहब, पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब तक जो बातें हुई मैं सुन रहा था दुबे जी, रायपुर में जो बृजमोहन जी का एक लंबा विधायकी का दौर रहा है, उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड तो अभी उनके विधायक रहते हुए बना है कि 3-4 महीने में विधायकी, उनकी 8वीं विधायकी जो है 4 महीने में उन्हें छोड़नी पड़ी। ये भी नया रिकॉर्ड है रायपुर दक्षिण का, ऐसा आज तक के कभी हुआ नहीं था। एक तो ये रिकॉर्ड हुआ, दूसरा ये कि बृजमोहन का मतलब होता है कि जिताने वाला और जीतने वाला। तो अब तक के अपनी इसी भूमिका का निर्वहन वो प्रदेश में करते रहे हैं, और जिस तरह से बृजमोहन अपने छात्र जीवन के समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उसके कारण उनकी एक व्यापक फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण और जो सामाजिक संबंध निभाने में भी वो कभी पीछे नहीं रहे। इसके कारण एक जो उनका कद है वो लगातार बढ़ता रहा था, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से जनता चाहती थी कि वो शीर्ष पदों पर पहुंचे, और शायद पार्टी हाईकमान के साथ असहमति के कुछ दौर रहे जिसके कारण उनको
चयन नहीं किया गया उनका शीर्ष पद के लिए, और इस तरह से वो फिर पिछड़ते चले गए। अभी के चुनाव में भी बहुत मन मार करके उन्होंने अपनी विधायकी और मंत्री पद छोड़ा है, क्योंकि वो प्रदेश में ही रहना चाहते थे अपने लोगों के बीच में। अब दिल्ली उनको जब भेजा गया तो ये उम्मीद जागी समर्थकों में और दूसरे लोगों में प्रदेश के कि शायद उन्हें वहां पर मंत्री पद मिले और किसी तरह से उनके अनुभव का सम्मान किया जाए, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पाया। और जो एक खटास बहुत पहले छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से जो जारी है वो उनके प्रति हाईकमान की बनी रही। इसका नतीजा ये है कि अब रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी ढूंढने में ये श्रम जाया किया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि क्या ये जो चुनाव है जो उम्मीदवार का, वो बृजमोहन की सहमति से किया जाए या बृजमोहन की सहमति को दरकिनार रख के भी रायपुर दक्षिण का चुनाव भाजपा जीत सकती है। तो ये जो समय है उसमें जो है हम भाजपा की अभी तक की जो स्थितियां हैं रायपुर के चारों विधानसभा सीट में, उसमें जो है भाजपा किस स्तर पर अपना जीत का सिलसिला जारी रख पाती है। क्योंकि आपके हिसाब से पीसी रथ जी, कोई ऐसे 2-3 या एक नाम जिस पे भाजपा दांव खेलना चाहेगी और साथ में कांग्रेस की तरफ से भी जिस पे कांग्रेस बाजी मारने की कोशिश कर सकती है, तो किस नाम से अटकलें ज्यादा हो सकते हैं, या कौन ऐसा नाम हो सकता है जिस पे बाजी मार सकती है कांग्रेस? देखिए भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा उम्मीदवार घोषित करने में चौंकाने में यकीन रखती है। यानी आप ये मान के चलिए कि ये 4-5 नाम अगर हम जिनका जिक्र करेंगे तो भाजपा की ओर से जब फाइनली नाम आएगा तो कोई एकदम से नया नाम आ जाएगा और फिर पूरी पार्टी के ऊपर ये दारोमदार होगा कि उसको जिताए किसी भी तरह से। और चूंकि सरकार भी भाजपा की है इसलिए वो उसमें कामयाब भी शायद हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर अपन देखें कि पुराने जो जिस तरह से रहे हैं, अभी हमारे पिछले वक्ता साथी जो कह रहे थे कि संजय श्रीवास्तव एक मजबूत नाम हो सकता है भाजपा की ओर से, मुझे लगता है संजय श्रीवास्तव की जो पार्टी के प्रति और रायपुर में सेवाएं रही है, सामाजिक संगठनों में सक्रियता, संजय श्रीवास्तव के अलावा और कोई नाम रथ जी? वो तो होते ही हैं। उसके अलावा मैं देखूं अगर चौंकाने वाले उस तरह से, अगर बृजमोहन की इस लंबी यात्रा में उनके साथ लगातार चलने वाले जो उनके सचिव जो मनोज शुक्ला रहे हैं, वो भी एक नाम हो सकते हैं। क्योंकि भाजपा के साथ ये सुविधा होती है कि अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है तो भी वो पार्टी कैंडिडेट बन करके अपना विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की ही होती है। तो कांग्रेस की तरफ से कोई नाम रथ जी? हाँ, तो एक भाजपा में और उम्मीदवार जो सरप्राइजिंग उम्मीदवार हो सकते हैं, जो मुझे लगता है युवाओं को प्राथमिकता देने के लिहाज से, तो वो उज्जवल दीपक भी हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार, जो हमारे रायपुर के पुराने पत्रकार रहे हैं वीरेंद्र दीपक जी, स्वर्गीय वीरेंद्र दीपक जी, उनके सुपुत्र हैं और वो भाजपा संगठन में काफी समय से इस तरह से सक्रियता बनाए हुए हैं। तो ये 2-3 नाम मुझे लगता है, और बाकी नए लीडरशिप जो आई है भाजपा में, उनमें से भी किसी को भाजपा बना सकती है। कांग्रेस की ओर से मुझे लगता है कांग्रेस को इस मामले में भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। कोई अटकलें, कोई नाम, कोई जहन में आपके कोई नाम हो जिस पर आप जिसका नाम ले सकते हैं? ये नाम लेने का जहां तक सवाल है, मैंने तो जब रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल का नाम विधानसभा के लिए तय हुआ था, तब मैंने कहा था कि ये लोकसभा के लिए तय हुआ था, तब मैंने अपना एक पोस्ट भी लिखा था और मैंने उस समय में ये कहा था कि भूपेश बघेल को ही बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध खड़ा किया जाना चाहिए कांग्रेस से, ताकि जो जुगलबंदी है, जो एक तरह से जो आरोप लगते हैं, उसको क्लियर किया जा सके और दोनों पार्टी में दोनों नेता इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, ये कहा जा सके। तो उसी तर्ज पे मुझे लगता है कि अगर अभी भी कोई कैंडिडेट भाजपा अगर फिक्स करती है तो उससे मजबूत और उस तरह का कैंडिडेट कांग्रेस को चुनना चाहिए। कांग्रेस के पास भी नेताओं की फौज है, दिक्कत यही है कि नेताओं की फौज ही ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की फौज होनी चाहिए राजनीति में जीतने के लिए। कोई नाम अभी आपके जहन में नहीं है मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो? नाम तो शैलेश नितिन त्रिवेदी भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो प्रवक्ता रहे हैं, लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, तो उस तरह से वो भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और जो गणित है यहाँ का, जो जाति समीकरण है, जो जिस तरह से उसके लिहाज से भी वो मुफीद बैठते हैं। लेकिन और भी दूसरे नाम हैं, और फाइनेंशियली साउंड पार्टी के हिसाब से देखें अपन तो
जो जिस कम्युनिटी के हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उस कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सिंधी समाज के भी साथी हो सकते हैं जो पार्टी। हालांकि कन्हैया अग्रवाल जी ने भी पिछले बार टक्कर तो दिया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार भी अगर उनकी रिपीट की जाती तो शायद वो टक्कर ही देते वहां पर। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए पीसी रथ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से अपना वक्तव्य रखा और अपनी राय रखी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आसानी से बाहर कभी नहीं आती, लेकिन चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, कहीं ना कहीं हमेशा से दिलचस्पी भी रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल प्रदेश के प्रबुद्ध जानकारों से चर्चा के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि वारिस की तलाश का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है और यह जारी है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यह एक ऐसा सीट है रायपुर दक्षिण का जहां पर पिछले 8 बार से उनको चाणक्य कहा जाए, उनको भीष्म पितामह कहा जाए छत्तीसगढ़ राज्य के राजनीति का, या जो आप नाम कह लीजिए, लेकिन उनके जैसा अभी तक ऐसा कोई नेता छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को शायद नहीं आया है जो अपनी सीट पर अभी तक प्री डिसाइडेड, जिसको कह सकते हैं, हमेशा से यह सीट प्री डिसाइडेड रहा है। चुनाव लड़ने से पहले ही घोषणाएं हो जाती हैं कि यह सीट बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज कर ली है हमेशा से। चाहे यह इस बार का संसदीय चुनाव भी जब था तब भी यह हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी, कि बृजमोहन अग्रवाल ही जीतेंगे और कोई दूसरा नहीं जीत सकता। तो इस तरह से अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ता है। जैसा कि नाम सामने आया, शैलेश नितिन त्रिवेदी लड़ते हैं, या कन्हैया अग्रवाल जी को फिर से उतारा जाता है, या प्रमोद दुबे जी को जगह दी जाती है, लड़ाया जाता है। और यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि बृजमोहन अग्रवाल अपने हिसाब से इस सीट पर किसी उम्मीदवार को उतार पाते हैं या फिर से पुनः पार्टी संगठन का ही यहां पर दबदबा चलेगा। यह बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ ही दिनों में तारीख तय हो जाएगी उपचुनाव की। कई जगह उपचुनाव हो भी रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा में अभी समय हालांकि थोड़ा बहुत बाकी होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के पास उपयुक्त प्रत्याशी के चयन के लिए समय कुछ है। अब समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। फिर मुलाकात होगी, तब फिर होगा एक नया मुद्दा। नमस्कार। हमारी